हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए किसने डिस्कवर किया, कब किया और किस तरह किया। तो सबसे पहले है फ्रेडरिक मिशर फर्स्ट फाइंड द डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस in 1869 प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फ्रेडरिक मिशर ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई तो एसिडिक सब्सटेंस है जो उन्हें नहीं पता था कि डीएनए है, इसलिए उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। ठीक है। द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस। अब उस टाइम तक हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी कि हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ सकें। तो इसीलिए बहुत टाइम तक हमसे डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस छुपी रही, हमें नहीं पता चल सका कि क्या होता है डीएनए के अंदर एक्चुअली। देन इन 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक proposed a very simple but famous double helix structure। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्सन एंड रोलिन फ्रैंकलिन। जो मॉरिस विल्सन और रोलिन फ्रैंकलिन ने हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था, उसके बेसिस पे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने उस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को स्टडी किया, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा और फिर एक स्ट्रक्चर दिया जिसका नाम था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये पूरा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। उससे पहले हमें देखना है कि आर्विन चार्गव का रूल क्या था। द रूल स्टेट्स दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि एक डीएनए के अंदर, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जितने नंबर ऑफ एडेनिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ थाइमिन होंगे, एंड जितने नंबर ऑफ ग्वानिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ साइटोसिन होंगे। इससे क्या हुआ? जैसे आपको पता है कि एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स। और थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पायरिमिडीन। तो अगर ये सारे इक्वल नंबर्स में प्रेजेंट होंगे तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का नंबर भी सेम रहेगा। प्यूरिन होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ देखो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और पायरिमिडीन होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल नंबर में प्रेजेंट रहेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा और उसकी स्टेबिलिटी भी अफेक्ट नहीं होगी। इसीलिए प्यूरीन का नंबर पायरिमिडीन के नंबर के इक्वल रहता है एक डीएनए के अंदर हमेशा। ठीक है। तो अब देखते हैं हम स्लाइन फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए की स्लाइन फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला है बैकबोन ऑफ डीएनए इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। जो डीएनए की बैकबोन है वो किससे बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट से। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड द बेस प्रोजेक्ट्स इनसाइड। और जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो डीएनए के अंदर की साइड प्रोजेक्टेड होते हैं। जैसे ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें देखो ये जो चीज़ है ये क्या बना रही है? बैकबोन। ये डीएनए की बैकबोन बना रही है और ये किससे बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट से। और ये जो आपको स्टिक्स दिखाई दे रही है ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस है, जो क्या है? अंदर की साइड प्रोजेक्टेड है डीएनए के। ठीक है। आगे टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। दो चेन्स की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है। तो एक की अगर पोलैरिटी 3' एंड 2 5' एंड है तो दूसरे की होगी 5' एंड 2 3' एंड। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इसलिए मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो जैसे हमने इधर ये एक स्ट्रैंड बनाया डीएनए का, ये बनाया दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है। इसके अंदर के साइड हमारे पास क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस है। ठीक है। अगर अब इस फर्स्ट वाली जो स्ट्रैंड की पोलैरिटी
3 है, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है, तो सेकंड वाले की हमेशा क्या होगी, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, हमेशा अपोजिट पोलैरिटी होगी दोनों स्ट्रैंड्स की। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला फीचर क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस आर पेयर्ड बाय एच बॉन्ड्स। एच बॉन्ड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमीन। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ। इधर देखो, ये एडेनिन है और ये थाइमीन है, ये आपस में कैसे जुड़े होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ठीक है, ऐसे ही ग्वानिन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स विथ साइटोसिन। ग्वानिन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ये ग्वानिन हो गया, ये साइटोसिन हो गया, ये 3 बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे प्यूरीन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू पायरिमिडीन विच जनरेट्स अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमेशा प्यूरीन पायरिमिडीन से जुड़ा होगा, इसीलिए 2 स्ट्रैंड्स के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, क्योंकि एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो अगर डबल रिंग एक साथ जुड़े होंगे तो जो डीएनए का डिस्टेंस है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए हमेशा एक प्यूरीन जुड़ा होता है पायरिमिडीन से। ठीक है, चलिए फोर्थ फीचर क्या है, 2 चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। जो 2 चेन्स होती हैं वो आपस में कैसे कोइल होती है, राइट हैंडेड फैशन में कोइल होती है। मतलब कि ये अगर एक सीधी चेन है तो इसको हम किस फैशन में घुमाएंगे, राइट हैंड की तरफ हम इसको घुमाएंगे। ठीक है, चलिए देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे देखो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसका एक टर्न का मतलब होगा ये पूरा का पूरा 1 टर्न। ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे, इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे। ये स्ट्रक्चर बना रखा है इसलिए इसके अंदर आपको 4 बेस पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये 2 3 4। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल डीएनए होता है उसके 1 टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और अब उसने कहा है कि पिच होती है 3.4 नैनोमीटर, तो पिच का मतलब क्या है, ये पूरा एक बेस पेयर है। ठीक है, तो इसकी पूरी की पूरी लेंथ क्या होगी, हमारे पास एक पिच, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं पिच। तो हमारे पास पिच कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर तो आपको पता ही है, जैसे ये 2 बेस पेयर हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड्स कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। अब आपको पता है 2 जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, जिससे जो है डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। 2 जब बॉन्ड्स आपस में जुड़े होंगे, 2 हेलिक्स अगर आपस में जुड़े होंगे तो उससे जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक और चीज़ है जो स्टेबिलिटी को और बढ़ाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो क्या है, जो बेस पेयर्स हैं उनके प्लेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपकते हैं। जैसे आपको इधर दिख रहा है, जैसे साइटोसिन का स्ट्रक्चर है वैसा एक ग्वानिन का भी बना हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहे हैं और इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, इससे क्या होता है, डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एच बॉन्ड से तो हमें मिल ही रही है स्टेबिलिटी। ठीक है, और इनके स्टैक होने से हमें स्टेबिलिटी और मिलती है। ठीक है, अब एक यहाँ पॉइंट आपको समझना इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
ठीक है, जिसको हम बेस पेयर भी बोलते हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी ने उसको और इलेबोरेट कर दिया है कि नंबर ऑफ बेस पेयर तो है ही, इनटू में उनका डिस्टेंस कितना है, एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर एंड नंबर ऑफ बेस पेयर। अब जैसे ये देखो, ये एक बेस पेयर हो गया, ठीक है, और ये दूसरा बेस पेयर हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगी। जैसे इसमें कितने बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 है, और डिस्टेंस हमें पता है ये कितना होता है, 0.34। तो अगर हम 0.34 नैनोमीटर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस डीएनए की क्या आ जाएगी, लेंथ। ठीक है, जिससे मैंने आपको पिछली वीडियो में लेंथ्स बताई थी ना, वो इसी बेसिस पे हमें मिलती है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है और किसने दिया था ये पढ़ते हैं। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने ये सेंट्रल डोग्मा हमें दिया था। ये क्या बताता है हमें, इट स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। ये हमें क्या बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है डीएनए से आरएनए के अंदर और आरएनए से प्रोटीन के अंदर। इस तरह जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि डीएनए से हमारे पास बनता है आरएनए, ठीक है, तो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आरएनए के अंदर चली जाएगी, और फिर आरएनए से हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन। तो जो आरएनए की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन के अंदर स्टोर हो जाएगी, वो अलग अलग सेल्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक और तो अब डीएनए जो है वो जब आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उस प्रोसेस का हमारे पास नाम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, और अगर डीएनए खुद में ही रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब डीएनए से एक और डीएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सेंट्रल डोग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स इसकी पिक्चर देख के आपको ABC लिख के पूछ सकता है कि कौन सा प्रोसेस है। मतलब यहाँ रेप्लिकेशन की जगह लिख देंगे A, ट्रांसक्रिप्शन की जगह B लिख देंगे, तो पूछेंगे कि A क्या है, B क्या है। तो आपको याद रखना है, और बहुत ही ईजी है कि डीएनए के अंदर, डीएनए से अगर हमारे पास आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए से अगर हमारे पास प्रोटीन बन रहा है तो ट्रांसलेशन होगा, और अगर डीएनए से खुद डीएनए बन रहा है तो क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। कुछ वायरसेस के अंदर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो उल्टी डायरेक्शन में होती है। जैसे आरएनए से वो बन जाते हैं डीएनए, जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर जाके स्टोर होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, मैं बता देती हूँ, इधर क्या लिखा हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि हमारे डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो उसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये सेंट्रल डोग्मा बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ईजी है, तो आप अच्छे से देख लेना एक बार। और स्लाइंड फीचर्स ऑफ डीएनए को बिल्कुल भी मिस मत करना, एक एक फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।